नवाबगंज की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। अभी हम आपकी बरेली की नवाबगंज विधानसभा में मौजूद हैं और 2027 के चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ नवाबगंज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के नेता भगवत शरण गंगवार जी मौजूद हैं। आज बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे 2027 के चुनाव के बारे में क्या सोच रहे हैं और कैसी तैयारी है, और पिछले चुनाव में जो हुआ उसकी भी चर्चा करेंगे और 27 के चुनाव में प्रदेश की भी चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आप पधारे, इसके लिए भी बहुत बहुत हमारी तरफ से भी स्वागत और धन्यवाद। सर, कैसे हैं और कैसी तैयारी चल रही है? असल बहुत लंबा समय हो गया नवाबगंज में राजनीति करते हुए। पहली बार 91 में एमएलए बने थे, फिर 93 बने, फिर 2002 बने, 7 बने और 12 बने, 5 बार। और इधर के 2 इलेक्शन और 1 इलेक्शन 96 का, 3 इलेक्शन हारे भी हैं जी, और 5 बार एमएलए रहे। इसलिए पूरी विधानसभा में हर गांव में 70% लोगों को जानते हैं नाम लेके, और बाकी के भी लोगों से आमने सामने परिचित हैं। तो जैसे अभी आप लोग आए थे, टेलीफोन आ रहा था, साहब हमारे गांव आ जाओ, तो लोग स्नेह बहुत करते हैं और चाहते भी भगवत शरण एमएलए बने। लेकिन जो आज देश की राजनीति के हालात हैं वो सब लोग उससे परिचित हैं। कटोगे तो वो, बटोगे तो कटोगे, और इस तरीके के अनर्गल बातें कर कर के लोग, कम पढ़े लिखे लोग, किसान मजदूरों को बरगलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। इसलिए ये 17 और 22 के 2 चुनाव हार गए। ना क्षेत्र में कहीं प्यार और मोहब्बत की कमी है और ना कहीं हमारी तरफ से कोई कमी छोड़ी गई है। आचरण, व्यवहार, नैतिकता, मानवता, सदाचार, और बड़ी फकड़ों की तरीके से ज़िंदगी काटी है। और राजनीति में रहते हुए 2 बार मंत्री भी रहे माननीय नेताजी की सरकार में और माननीय अखिलेश जी की सरकार में। तो सब सही चल रहा है, और क्षेत्र में जब आप लोग जाएंगे तो आप लोग ज़्यादा अच्छा मालूम कर सकते हैं। तो कहीं हारने उड़ने का कोई विषय नहीं है, लेकिन अब बिल्कुल सिस्टम चेंज कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। कल मैं देश के बड़े पत्रकार को यूट्यूब पर सुन रहा था, तो इतना ज़्यादा मात्रा में बंगाल के अंदर पैसा फूंका, चाहे बात हरियाणा की हो चाहे महाराष्ट्र की हो, तो छल कपट, बेईमानी या झूठ, दम, सम से ये लोग चुनाव जीत लेते हैं और लोकतंत्र को ख़त्म करने के उसमें है। वो तो इन्हें सीटें नहीं मिली, नहीं तो ये इनकी आवाज़ थी 400 पार। और 400 पार इसीलिए कहते थे कि 400 पार हो जाए, संविधान में परिवर्तन कर लें और अपने हिसाब से काम करें। अच्छा, अभी भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि अगर खुद जीत जाओ, जैसे 24 में सपा जीती उत्तर प्रदेश में, तो ईवीएम का ठीकरा नहीं फोड़ेंगे, जब हार जाते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देते हैं। भाजपा ऐसे भी आरोप लगाती है। अच्छा, अगर ईवीएम की कोई बात नहीं है तो हरियाणा में ईवीएम जलाई गई, पूरा देश जानता है। समाचार मीडिया तो नहीं लिखते, लेकिन और अलग अलग मीडिया लिखते हैं। और भी बंगाल में ईवीएम जला दी, क्या ज़रूरत थी जलाने की? वो तो लॉकअप में रखी जाती हैं, लेकिन जला दी। क्यों जलाई? इसका कोई जवाब सरकार को देना चाहिए। वो तो इनका एक सेट है कि अगर इतने तक कहना चाहिए हम जीत रहे हैं तो ईवीएम इतना काम कर देगी, और अगर उससे ज़्यादा जीत रहे हैं तो फिर जीत जाता है आदमी। तो उत्तर प्रदेश में भी अगर लोकसभा में ज़्यादा सीटें जीती तो वो ईवीएम की सेटिंग से और ज़्यादा वोटों जीत गए, तो कैसे हरा देंगे? तो सर, एक बात और बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में क्या जो अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ, इससे पहले बिहार में हुआ, 3 में
भाजपा ने बनाई है और बिहार में भी एनडीए गठबंधन ने बनाई है, एनडीए गठबंधन में बनाई है। तो क्या लग रहा है उसका फ़र्क उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ने वाला है क्या? ऐसा है, जहाँ माननीय अखिलेश जी की बात की जाए तो वो चाहे विधानसभा में बोलते हैं तो बहुत सही और सटीक और ईमानदारी की बात करते हैं, वो प्रेस को भी संबोधित करते हैं और चर्चा भी है, कहना चाहिए कि माननीय अखिलेश जी से अच्छा कोई नहीं बोलता और बहुत ही नियमों के तहत बात करते हैं, पूरी शालीनता से बात करते हैं, लोगों पर विश्वास जमाते हुए अपनी बातें छोड़ते हैं। और इसीलिए एक आम चर्चा हो गई है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार इस बार बन जाएगी। लेकिन अब क्या होगा इस बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। जहाँ छल कपट बेईमानी से चुनाव हों, लोकतंत्र को ताक में रखे चुनाव हों, तो फिर कैसे संभव है। अब चुनाव आयोग के बारे में सब लोग जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि वो बिल्कुल जड़ खरीद हो गए। मैं तो पुण्य प्रसन्न वाजपेयी की भी 5-6 दिन पहले एक वो पढ़ा था, उसमें उनने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की शुरुआत से लेके और आज तक के वो सारे बिंदु उठाए हैं जिन बिंदुओं को इनने कहा था और प्रकाश डाला था कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, लेकिन एक भी बात ऐसी नहीं है किसी बात को पूरा किया। तो अब लेकिन उसके बावजूद भी जीतते हैं। जैसे मैं एक बात छोड़ रहा हूँ, आप और लोगों से भी, और आप शायद योगी जी तक तो मुश्किल से पहुँच पाएंगे, लेकिन जैसे योगी जी ने 10 वर्ष के अंदर ऐसे कौन से काम किए जिनका नाम हो रहा हो आज की तारीख में, जिनके बड़े, चाहे बात किसान की हो, नौजवान की हो, बेटियों की हो, बेटों की हो, या किसी भी व्यवसायियों की हो, जो इनकी तारीफ़ करे कि ये काम मोदी जी ने बहुत अच्छा किया। और इस तरीके के बहुत सारे काम अखिलेश जी की सरकार के मिल जाएंगे जिनमें आज भी लोग तारीफ़ करते हैं, चाहे वो कन्या विद्याधन की बात हो, चाहे लैपटॉप बांटने की बात हो, चाहे और बहुत सारी चीज़ें हैं, किसानों के हितों की बातें हैं। 40 रुपये क्विंटल गन्ना का भुगतान सीधे सरकार के खजाने से कर दिया एक बार, और इनने 10 साल के अंदर कुल 50 रुपये बढ़ाए, उनने 1 साल में 40 रुपये बढ़ा दिए। तो ये ऐसे कहना चाहिए, कोई भी काम योगी जी का मैं नहीं समझता कहना चाहिए ये 10 साल के अंदर कोई काम है ऐसा जिसको लोग याद करेंगे आगे। पर वो तो कह रहे हैं कि हमारा अमृतकाल चल रहा है, तीसरी बार भी आने वाले हैं, और सपा बोल रही है हम नाम बदल के कुछ कर लें। जैसे उत्तर प्रदेश की तो मुझे जानकारी है, एक केंद्र सरकार का कार्यक्रम आया था इंटर कॉलेजों का, राजीव गांधी जी की बड़ी मंशा थी कि मॉडल स्कूल हॉस्टल विद हॉस्टल बनाया जाए। 16 करोड़ का प्रोजेक्ट उस पीरियड में था। ये बात रही होगी लगभग 2014-15 के करीब की है। हमारे बरेली में भी 2 प्रोजेक्ट आए इंटर कॉलेज के 16-16 करोड़ के, और वो हमारे दोनों नवाबगंज में बने। उसका नाम बदल दिया, अपने नाम तो रख लिया। नाम तो सपा ने भी बदला था। नहीं, कोई योजना का नाम नहीं बदला होगा, जिला का नाम बदल दिया था। अरे जिले की बात अलग है, लेकिन योजना अगर राजीव गांधी की है या कांग्रेस की तो उसका योजना का नाम बदल लेंगे। ऐसे ही 100 नंबर थी, उसका 112 कर दिया। तुमने क्या किया ये तो बताओ। तो हमारा तो बड़ा सीधा हिसाब है। 2 एम्बुलेंस थी, 102 108 कहाँ गई वो? हर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के बाद में लाल बत्ती की गाड़ी जलती रहती थी पूरी रात भर। आदमी बेखौफ कहना चाहिए अकेला चला जाता साइकिल से पैदल। आज वो कहाँ है? तो ये काम नहीं है कि गरीब के घर से उठा ले, कहना चाहिए मरीज को घर जाके, और 10-12 मिनट के अंदर। ऐसे ही 100 नंबर 10 मिनट के अंदर घटना स्थल पर पहुंच जाती थी। लूटें बंद हो गई, राहजनियाँ बंद हो गई, डकैतियाँ बंद हो गई।
और ये कहते हैं हमने कहना चाहिए और इनके यहाँ क्राइम बड़ा है। इनके राज्य में क्राइम बढ़ा है, पहले नहीं था। निश्चित रूप से नहीं, क्राइम तो सतयुग में भी था, द्वापर में भी था, त्रेता में भी था, अब तो कलयुग में है, लेकिन कंट्रोल हुआ। ये तो कोई मेरे मानक थोड़े, ये तो जो राष्ट्रीय मानक है उनके आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। चलिए सर, आप पीडीए चला रहे हैं, समाजवादी पार्टी पीडीए चला रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग आरोप लगाते हैं, आपके यहाँ के विधायक लोग आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि पीडीए अब याद आया, जब सरकार में थे तब याद नहीं आया, आज पीडीए को याद कर रहे हैं। हालांकि पीडीए ने कहीं ना कहीं वापसी भी की है, 5 से डायरेक्ट 37 पर पहुंचे। ये के पैदा हुए थे तब से हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। अरे वो तो जब दिमाग में आता तो होता। और जहाँ तक बात रही लैपटॉप की बात, देखें लैपटॉप क्यों बांटे थे उस समय। चर्चा थी कि बड़े लोगों के बेटों के हाथ में जब लैपटॉप देखते थे हमारे देहात के बच्चे, तो उन्हें लगता था, तो उनकी मंशा पूरी करने के लिए अखिलेश जी ने लैपटॉप बांट दिए और कई हजार लैपटॉप बांटे थे। जितने बच्चों ने इंटर किया सबको दे दिए। किसानों के लिए तो इतनी सुविधाएं थी जिसको कोई हिसाब ही नहीं है। इनकी यहाँ सारी किसानों की सब्सिडी बंद कर दी। गरीब लोगों के लिए, जैसे मजदूरों के लिए साइकिलें देने का काम किया अखिलेश यादव ने जी। बेटियों के लिए कन्यादान देने का काम किया। ये सब क्या था? ये भी तो गरीबों के लिए था, पीडीए के लिए। तो आज पीडीए कह रहे हैं तो कौन सी बुरी बात है? और ये क्या हिंदू मुसलमान की राजनीति शुरू से थोड़े करते थे, जो आज केवल इसलिए कि मुसलमान हिंदू करके सत्ता बनाए, लोगों को हिंदुओं को बरगला के सत्ता प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा, एक बात और बता दीजिएगा, नवाबगंज में आप जाते हैं, आम जनता के बीच में ज़्यादा टाइम आप बिताते हैं, तो नवाबगंज की जनता के क्या क्या प्रमुख मुद्दे हैं? आप किन मुद्दों को लेकर जाते हैं? ऐसा है, मैंने एक बात कही थी आपसे आपका इस इंटरव्यू से पहले कि आप पहले नवाबगंज जाते हो, उसके बाद में वहाँ से मुद्दे ढूंढ के लाते। नहीं, मुद्दे मैंने आप नवाबगंज गए नहीं, मुद्दों की मैंने जानकारी की। नवाबगंज जितना डेवलप है इस प्रदेश में, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 जो बड़े नेता हैं उन्हीं की विधानसभा इतनी डेवलप होगी। कोई गांव ऐसा नहीं छोटा से छोटा जिसमें सड़क ना हो, कोई गांव ऐसा नहीं जिसमें बिजली ना हो, कोई गांव ऐसा नहीं जो मानक से भी नीचे है उसमें प्राइमरी स्कूल ना हो। हर 2-3 किलोमीटर की जगह 2 किलोमीटर पर जूनियर हाई स्कूल है, हर 5 किलोमीटर पर एक हायर सेकेंडरी स्कूल है, और हर 6-7 किलोमीटर के बाद में एक इंटर कॉलेज है, और सब गवर्नमेंट के हैं ज़्यादातर, मेरे द्वारा खुलवाए। 2 डिग्री कॉलेज हैं, 2 कन्या इंटर कॉलेज हैं, सब गवर्नमेंट के, वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। प्राइवेट में भी बहुत हैं, बहुत मदद की है। हमारे यहाँ एक श्री कृष्णा इंटर कॉलेज था, यानी है, अब तो ख़राब कर दिया बीजेपी के लोगों ने। डिग्री कॉलेज हमने एक प्राइवेट सेक्टर में बनवाया, लेकिन हम भी उस समय बीजेपी में थे, इसलिए उसके सेक्रेटरी भी जो आज विधायक हैं तो वो मैनेजर हैं, और ख़त्म कर दिया डिग्री कॉलेज। फिर बाद में एक डिग्री कॉलेज गवर्नमेंट का बनवाया एक दूसरे विकास क्षेत्र में। तो इतना नल, मेरे ख्याल से तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतने नल किसी विधानसभा में नहीं होंगे, इतने नवाबगंज जो इंडिया मार्ग का, जो नवाबगंज के अंदर है। तो काम ही करते रहे। लखनऊ रहते थे, बगल में फाइल, और इस दफ्तर से उस दफ्तर, एक ही काम था कि नवाबगंज डेवलप कैसे हो। चीनी मिल बनवाई, और आज चीनी मिल की नीलामी लगने को है, और ये लोग पेमेंट नहीं करवा पाए। हमारा तो उस चीनी मिल के बारे में भी कहना है, यहाँ पे 3 चीनी मिलें बंद होने की कगार पे हैं। लगभग 250 करोड़ रुपया चीनी मिलों पे है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक गन्ना होता है, और इस ज़िले में 5 चीनी मिलें हैं, 2 बंद हो गई, यानी 5 भी इस ज़िले का गन्ना नहीं पेर पाती, बाहर गन्ना जाता है, पीलीभीत जाता है। इधर बदायूं जनपद में और आसपास के जनपदों में जो चीनी मिलें वहाँ जाता है, 50-60 रुपये क्विंटल का किराया देकर भी चीनी मिल यहाँ गन्ना नहीं पेर पाती। और ये हो गई 2-3 बंद।
एक बंद होने की कगार पर पीलीभीत की, हमने इस पे आंदोलन किया अभी, और आंदोलन में के बाद में कि गन्ना का किसानों का पेमेंट मिले। केसर शुगर मिल बहेड़ी की 17 एकड़ ज़मीन, नहीं गलत कह गए, 17 हेक्टेयर ज़मीन को नीलाम कर दिया, जिसकी सरकारी कीमत पर लगा नीलाम कर दिया, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और अधिकारियों ने साठ गांठ करके कुल 28 करोड़ 5 लाख रुपए में नीलामी कर दी, जबकि उस ज़मीन के 70 करोड़ रुपए मिलते रहे थे पहले, जब चीनी मिल के अंडर में था और चीनी मिल बेचना चाहती थी, वो 100 करोड़ मांग रही थी। फिर हमने कमिश्नर महोदय के पास हम फिर ज्ञापन देने गए पार्टी के लोग, और उस कमिश्नर साहब को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस मामले में कि उनने उसकी नीलामी रद्द कर दी। अब और लेकिन हमारा कहना ये है कि 250-300 करोड़ रुपये बहुत नहीं होता, सरकार के सामने तो कुछ नहीं है। सरकार किसानों का पेमेंट कर दे और चीनी मिलों को फिर चलवाए, नहीं तो आगे आने वाले समय में तो इस तरीके के काम भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता, कि चीनी मिल 100 करोड़ की ज़मीन को और 28 करोड़ में नीलाम कर दे। 100 करोड़ की ज़मीन को। 100 करोड़ की ज़मीन। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, नवाबगंज कृषि प्रधान क्षेत्र है और आपकी बरेली में इफ़को जैसी चीज़ें हैं, जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पूरे इंडिया की बात करिए तो बहुत बड़े पैमाने पर है यहाँ पे। अगर यहाँ पे फिर भी मैंने किसानों से बहुत बातचीत की, खाद की समस्याएं हैं किसानों के लिए, तो इससे कैसे निजात मिलेगा आपके अनुसार? ऐसा है, क्योंकि बरेली के अंदर खाद की समस्या होनी नहीं चाहिए। ऐसा है, खाद की व्यवस्थाएं हो, ये सत्ता और सरकार के हाथ का काम है। पहले से स्टॉक रखा जाता है, लेकिन इन्हें किसानों से मतलब नहीं है। इनके आने पे 370 रुपये का कट्टा NPK का था, आज 2400 रुपये कर दिया। धान का सरकारी मूल्य निकला 2374 रुपये और बिकवा दिया 1700, 1800, 1600 रुपये। गेहूँ का रेट 2600 कुछ निकला, बिकवा दिया 2000 रुपये। खाद के रेट बढ़ते जा रहे हैं, डीजल दूने रेट पे हो गया, ट्रैक्टर 2.5 गुने रेट पे हो गया, रूटावेटर, कल्टीवेटर, सारी चीज़ें के रेट दुगने से 2.5 गुने कर दिए। यानी यहाँ तक कि साइकिल कौन चलाता है? गरीब आदमी, गांव का आदमी, मजदूर आदमी, उसके रेट भी दूने का 2.5 गुने हो गए। 5-6 हज़ार रुपये से 6-7 हज़ार से कम की साइकिल नहीं रही। मोटरसाइकिल 45 हज़ार की थी, 1,05,000 की हो गई। तो ये सब बड़ी विडम्बनाएं हैं, और हिंदुस्तान के लोग केवल एक ही बात देख रहे हैं कि सरकार बहुत अच्छा कर रही है, मूँछों पर हाथ फेरते हैं, ये मुसलमानों को सही कर दिया। तो क्या सही कर दिया, मेरी तो यही समझ में नहीं आती है। मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था हिंदुस्तान में है, और उस व्यवस्था के तहत सरकारों को काम करना चाहिए, और जो गरीब हैं वो कैसे ऊपर कोट हैं, समांतर रूप से तो बराबर नहीं आ सकते, लेकिन इतना तो हो कि उनके बेटे बेटी पढ़ लें, बीमार माँ बाप का इलाज हो जाए, और एजुकेशन की अच्छी व्यवस्था हो जाए, लेकिन नहीं। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, अगर आपको पुनः टिकट मिलती है, समाजवादी पार्टी आपको टिकट देती है, अब क्या मार्जिन रहेगा नवाबगंज के अंदर आपका? ऐसा ये कोई नहीं कह सकता, ये सब बेकार की बात है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जब आप नवाबगंज में पदार्पण करेंगे तो बीजेपी के नेता भी हमारे खिलाफ नहीं बोल सकते। अच्छा, हमारा अपना ये एक लंबे समय की सेवाएं, हमारा अपना व्यवहार, हम कभी आपसे तो इतनी बातें कर दी पार्टी के खिलाफ, मुझे भी कहना चाहिए बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि कोई सुनने को तैयारी नहीं है। लेकिन हमारा जहाँ तक काम है, हमने जैसे बताया कि पूरे क्षेत्र में कोई पुल पुलिया सड़क, हमारा पीरियड राजनीति का लंबा हो गया। हमने 91 में MLA बने और आज 2026 है। उससे पहले से भी राजनीति करते थे, लगभग 40 साल हो गई राजनीति करते हुए। हम MLA तो 5 बार रहे, लेकिन 18 महीने, वो 18 साल 2.5 महीने के करीबन MLA रहे, क्योंकि 91 की सरकार में केवल 1 साल 15-20 दिन रहे। फिर 93 की सरकार में 2 साल कुछ महीने रहे,
और बाकी के बाद के 3 वो पूरे हैं। लेकिन उस 18 साल के अंदर आज 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो गई। हमारे आधे समय के काम देखेंगे तो इनसे कम से कम 10 गुने हो गए। 10 गुने? 10 गुने नहीं, 50 गुने कह सकते हैं। 50 गुने? हाँ, यानी सब कुछ हम ही ने कराया है। कोई सड़क बनने को नहीं थी, कहीं बत्ती लगने को नहीं थी। जैसे पावर हाउस, एक पावर हाउस था नवाबगंज में, आज 7 पावर हाउस हैं। लोगों को मालूम ही नहीं कहाँ कहाँ है, क्योंकि हम प्रचार प्रसार काम हम नहीं करते। हम काम से मतलब रहा और काम करते चले गए। तो नवाबगंज की एजुकेशन का स्टेटस इस पूरे ज़िले में छोड़ो, इस मंडल में छोड़ो, कई मंडलों में सबसे ऊपर है। MBBS हमारे यहाँ ज़्यादा कोई है ही नहीं। इंजीनियरों की भरमार है। IAS बन गए, PCS बन गए, PCSJ बन गए। तो और बहुत सारे लड़के बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में रिसर्चर हैं, वैज्ञानिक हैं, यानी देश के बड़े, चाहे वो इसरो हो, चाहे भाभा फंडामेंटल रिसर्च सेंटर हो, इस तरीके के उनमें। तो हमारे इनकी एजुकेशन और उसकी जो शुरुआत भगवत शरण गंगवार ने की। जी। आप पूछिएगा नवाबगंज में कि भगवत शरण ने किसी से रिश्वत ली? पूछिए किसी को सताया, लजाया, किसी की ज़मीन छीन ली, किसी ज़मीन में साझेदार हो गए? आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जाओगे, भाजपा वाले भी सम्मान करते हैं आपका। आप जाओगे कोई, यानी जो बड़े नेता, जैसे हम अभी टेलीफोन करें अपने सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और कहें कि फलां आदमी आ रहा है, इसकी आप मदद कर दीजिए प्लीज़, रिक्वेस्ट कर लें, तो उसकी मदद हो जाएगी। क्योंकि हमने सबके काम किए, हम लंबे समय राजनीति में रहे, तो हमारी भी कहना चाहिए। नेता लोग हालांकि कुछ लोगों से कहते नहीं, जो नहीं सुनने की जिनकी आदत है, ज़्यादातर सब सुन लेते। चलिए ठीक है। तो आपने देखा हमारे साथ नवाबगंज के पूर्व विधायक और पूर्व प्रत्याशी जी मौजूद थे, जिन्होंने खुलकर बातचीत की, अपने विकास कार्य को बताया है, पुराना कार्यकाल बताया है, जो जो विकास किए हैं वो सभी बताए हैं। और कहीं ना कहीं राजनीति में बहुत लंबा अनुभव है। 2 बार मंत्री रहे, 2 बार मंत्री रहे ना जी सर? 2 बार मंत्री रहे हैं और 5 बार के विधायक हैं। और आप बताइएगा आपको क्या लग रहा है 27 के चुनाव के बारे में? क्या योगी जी पुनः वापसी कर पाएंगे, या फिर अखिलेश जी पीढ़ी परिवार को लेकर आ रहे हैं, या फिर कोई और आएगा जो उत्तर प्रदेश की कमान को संभालेगा? खासकर आपको नवाबगंज विधानसभा के बारे में चर्चाएं करनी है। आपको क्या लग रहा है नवाबगंज के ज़मीनी मुद्दे क्या हैं, ज़मीनी हकीकत क्या है, वो सभी चीज़ें आपको बताने हैं कमेंट में, और हम सभी आपकी चीज़ें पढ़ने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। शुक्रिया।